नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। इन सवालों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए और जिन लोगों को आंसर राइटिंग नहीं आ रहा है अभी तक, वो लोग ज़रा इसको लिखने की कोशिश करेंगे। स्कूल का दिन याद कीजिए जब आप चैप्टर पढ़ के उसके पीछे के सवालों को लिखा करते थे, वहीं से शुरू कीजिए अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो। क्या क्या है सवाल? सवाल है पहला कि भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। दूसरा है आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं। भावर क्या होता है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है आपको, नॉर्थ से साउथ के क्रम में बताना है। देखिए और लॉन्ग फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। इस तरह के सवाल आपको कब दिखेंगे? जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप इन सब सवालों को लिखना शुरू कर देंगे। आप सभी को मैं पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 9th क्लास का, तो ये 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है और आज हम कोशिश करेंगे कि दूसरा तीसरा दोनों चैप्टर को कंप्लीट करें। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से कंप्लीट करूँ। आपके पास समय है, अभी सितंबर तक का समय है, तो उसको यूटिलाइज कीजिएगा। आपको नहीं पता चला होगा कि 30 सितंबर 2023 ईस्वी से अब 30 दिसंबर 2023 ईस्वी कब आ जाएगा, मुझे तो नहीं पता चला है। आप भी अगर व्यस्त होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको भी नहीं पता चल रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे तो भी नहीं पता चलता। तो समय कब निकल जाएगा आपका वो नहीं जान पाएंगे आप। फिर आपका पीटी का तैयारी भी शुरू करना हो जाएगा जून जुलाई के आसपास से, मई के बाद से। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम उससे पहले सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। बहुत सारे बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं कि मेरा पीटी तो क्लियर हो गया लेकिन मेंस के लिए अब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में मेंस के लिए पढ़ा ही नहीं था, है ना। आपसे ही मैं पूछूंगा कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो 69th का पीटी अगर पास कर जाते तो आप श्योर थे कि आप मेंस को निकाल ले जाते, या मेंस की आपकी 10% भी तैयारी थी। बहुत कम बच्चे, 90% ने इस तरफ से सोचा ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, हर चीज़ को कवर कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। इसको पढ़ कर आज मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसका आंसर राइटिंग कीजिएगा आप। आंसर राइटिंग का पेड ग्रुप है अपना, छोटा सा एक ग्रुप है जिसमें एक में है 380 के करीब में लोग हैं और एक में करीब में 130 के करीब में लोग हैं। तो आप जुड़ जाइए और आपको मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में, तो रेगुलर आपका रूटीन भी बन जाएगा लिखने का और रेगुलर सवाल देख मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 9th का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? आप में से मैक्सिमम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। कौन सा क्षेत्र है वो? मैदानी क्षेत्र है। कुछ लोग अगर दक्षिणी बिहार के जो बिल्कुल दक्षिण में रहते होंगे वही लोग रहते होंगे आपका पठारी प्रदेश में। बाकी तो मैक्सिमम लोग मैदानी भाग से होंगे। मैदानी भाग का मतलब क्या होता है? आपको दूर दूर तक समतल ही भूमि दिखाई देगा, कहीं पर कोई पठार या पहाड़ नहीं दिखाई देगा। सीधी सी बात है, सामान्य भाषा हम समझते चलते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, हर चीज़ अपने देश से पाई जाती है। ये अपने देश की बहुत बड़ी खासियत है कि अपने देश में हर प्रकार की जलवायु मिल जाएगा आपको। ओके, जैसे पर्वत, मैदान व सब कुछ। आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी हैं। क्या आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा? ये बोल रहा है एनसीईआरटी जबरदस्ती, तो सोच लीजिएगा आज कि किस प्रकार से बनी होंगी ये भू आकृतियां। क्या कभी सोचा था कि पठार कैसे बनता है, पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ होगा, इस जो जमीन पर आप मैदानी भाग में रह रहे इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब हम भारत की भू आकृतियों की विशेषता, उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण हुआ है, तो कुछ सेल खेड़ी की तरह मुलायम होती है जिनका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। टेल्कम पाउडर बनाने में जिसका प्रयोग होता है वो भी चट्टान से ही निकाले जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल मुलायम होते हैं। ओके, अगला क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान में मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर लाल मृदा पाई जाती है, कहीं पर बलुआ मृदा पाई जाती है, कहीं पर आपका काली मृदा पाई जाती है। तो ये सब मृदा के कलर अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यहाँ के चट्टानों की बनावट जो है वो क्या है, तो वो अलग अलग है। क्या आपने कभी इन विविधता के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा इन बच्चों ने। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण विभिन्नता के कारण से होती हैं। चट्टान अलग अलग होती हैं इसलिए आपको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। भारत एक भूभाग वाला बहुत विशाल भूभाग वाला देश है। इसका निर्माण विभिन्न भूभागीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके ऊंचावच को प्रभावित किया है। ऊंचावच का मतलब ऊंचाई नीचाई को प्रभावित किया है। कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर बड़ा सा मैदानी भाग है तो कहीं पर बहुत बड़ा पठारी प्रदेश है।
भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण और संशोधन हुआ है। अपरदन के कारण कभी आरावली बहुत ही बड़ी लंबी सी पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, जिसको पहाड़ों में तो पठार में सबसे ऊंचे पहाड़ों की संज्ञा दी जाती थी। बहुत पुराना है ये, लेकिन अब वो अपरदित होते 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 बहुत छोटा सा हाइट रह गया, उसका बहुत छोटा सा रह गया वो आरावली, जिसकी ऊंचाई माउंट आबू के पास में सर्वाधिक है और दिल्ली के मजनू के टीला तक ही आती है आरावली की श्रेणी। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसका अपरदन हो गया। जैसे हिमालय है, हिमालय का भी निर्माण हो ही रहा है, ये अभी बाल्यावस्था युवावस्था में पहुँच ही रही है पर्वत। ओके, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ साथियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। क्या किया है भौतिक शास्त्रियों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने, कि ये जो पहाड़ है ये कैसे बना और ये प्लेन है ये कैसे बना। और देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है ना, पहले कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद उसके पीछे के निहित कारणों को खोजा जाता है। ओके, इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक का भी एक सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है कि दुर्बल मंडल के ऊपर में स्थल मंडल जो है वो तैर रहा है, दुर्बल मंडल पिघले हुए अवस्था में है, इसके ऊपर स्थल मंडल तैर रहा है। तो ये स्थल मंडल तैरते तैरते इधर उधर भटकता है, एक दूसरे से टकराता है, इसी कारण भूकंपें आती हैं, सतहों का निर्माण होता है, सतहें टूटती हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा भूभाग है, जो लेक विक्टोरिया से आप उत्तर से जाइए, इथियोपिया शुरू कीजिए, दक्षिण तक आएंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भूभाग है, जो आगे चलकर अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण कर देगा, अलग से कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अफ्रीका के बीचों बीच से समुद्र फिर से गुजरने लग जाएगा और अफ्रीका महाद्वीप टूट जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये भी आपको आने वाले समय में दिखेगा। आप नहीं देख पाएंगे, आपके कम से कम 10,000 जनरेशन बाद जाकर ये सब चीज़ें दिखेंगी। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके कारण से क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखीय क्रिया होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को देखिए, यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये क्या है, ये सब ये यूरेशियाई प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। पहले ये मेडागास्कर के पास लगा हुआ था, यहाँ से इस दिशा में चलते चलते आ गया और यहाँ पर आके यूरेशियाई प्लेट से टकराया। अब जहाँ जहाँ पर आपको प्लेटों का टक्कर दिख रहा होगा वहाँ वहाँ पर सारे के सारे भूकंप के जोन हैं, सारे के सारे बहुत भीषण भूकंप के जोन हैं जो आपको दिख रहा है प्लेटों का टक्कर। ये पूरा यूरेशियाई प्लेट है, ये पूरा यूरेशियाई प्लेट है। इससे कौन सी प्लेट टकरा रही है यहाँ पर, तो ये भारतीय प्लेट टकरा रही है। इसके कारण दो प्लेटों के कारण यहाँ वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसका हिमालय उदाहरण है। हिमालय किसका उदाहरण, वलित पर्वतों का उदाहरण है। यहाँ पर हुआ क्या, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में प्रशांत महासागर का प्लेट जो है ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टकरा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी वलित पर्वत का निर्माण हुआ है, यहाँ पर भी वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा मेंस में, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा डीप में चलते हैं। यूपीएससी ने क्या पूछा कि वलित पर्वत सामान्य तौर पर महाद्वीपों के कागार पर पाए जाते हैं। कागार का मतलब किनारे में पाए जाते हैं। महाद्वीप के किनारे, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के किनारे, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किनारे, एशियाई महाद्वीप के, यहाँ पर देखिए पूरा हिमालय इस तरह से फैला हुआ है, तो किनारे में स्थित है। तो ये क्यों पाए जाते हैं अक्सर, यहाँ पर आल्प्स भी दिखेगा आपको महाद्वीप के किनारे में, तो ये क्यों इस तरह से विकसित है, क्योंकि सामान्य तौर पर महाद्वीपों किनारे पर आकर ही दूसरी प्लेटें टकराती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और वलित पर्वत जहाँ जहाँ पर भी हैं वो सब के सब क्या है, तो सब के सब भूकंप के लिए हाई सेंसिटिव जोन है। लेकिन जहाँ जहाँ पर दो महाद्वीपों का टक्कर हुआ है वहाँ पर ज्वालामुखी का अभाव है। भूकंप तो आती है, लेकिन चूंकि दो महाद्वीपीय प्लेटें टकरा रही है, इंडो प्लेट भी महाद्वीपीय है और यूरेशियाई प्लेट भी महाद्वीपीय स्थलीय प्लेट है, दोनों के दोनों। जब दोनों टकराए तो यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आई, लेकिन यहाँ पर महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागर का प्लेट है। महासागरीय प्लेटों की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, भारी होती है, कंपेयर करें महाद्वीप प्लेट से। तो महाद्वीपीय प्लेट से जब महासागरीय प्लेट यहाँ पर टकरा रही है तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण नीचे की ओर धंस जाती है और दुर्बल मंडल में पहुँच जाती है, जहाँ पर गर्मी के कारण से वो जल के मैग्मा के फॉर्मेट बाहर आ जाती है। इसीलिए प्रशांत महासागर के चारों तरफ आपको अग्नि मेखला दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेटें टकरा रही हैं, साथ साथ में ज्वालामुखी भी उत्पन्न होती है। लेकिन
आपको हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं दिखेगा, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई ज़्यादा होती है, डेंसिटी तुलनात्मक रूप से सागरीय प्लेटों से कम होती है, इसलिए टूटकर दुर्बल मंडल तक नहीं जाते हैं, लेकिन भीषण भूकंप उत्पन्न जरूर करते हैं। इसलिए इनमें ज्वालामुखी का अभाव होता है, लेकिन भूकंप प्रमुखता से पाए जाते हैं। सारा का सारा पता चल गया। ये सब 7 प्रमुख प्लेटें दिख रही हैं आपको। अफ्रीकी प्लेट, दक्षिणी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिका का प्लेट। ये सब के सब आपको क्या दिख रहे हैं? तो ये सातों के सातों क्या हैं? तो ये सातों बड़े प्लेट हैं। कुछ गौण प्लेटें भी होती है, जैसे अरेबियन प्लेट गौण प्लेट है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट है, जिन दोनों के घर्षण के कारण से तुर्की में भीषण भूकंप आया था। एक प्लेट समझ लेने से आप पिछले 1 साल के कितने सारे करंट के भी टॉपिक कवर कर ले जाएंगे। अफगानिस्तान में भूकंप आता है, वो यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराने के कारण से आता है, जबकि तुर्की में किसके कारण से आया? तो गौण प्लेटों के टकराने के कारण से वहाँ पर भीषण भूकंप देखने को मिला है। प्लेटों में गति की दिशा भी दी हुई है। क्या है? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारी। पास आएंगी जब प्लेटें दो तो क्या कहलाएंगे? अभिसारी। अभी इधर आ जाओ पास, ओके। दूर जाएंगे तो अपसारी। दूर जाएंगे एक दूसरे से तो क्या कहलाएंगे? अपसारी। यहाँ पर आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ये क्या हो रहा है, ये 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ में बढ़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी। अभी मतलब अभी तुरंत पास, ओके। अपसारी दूर जा रहे हैं। अभिसारी अपसारी पूछता है पीटी एग्जाम से, इसीलिए इतनी बार मैं बोल रहा हूँ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। जब प्लेट एक दूसरे के नीचे आएंगी अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है यानी कि अभिसारी होता है तो क्या होगा? या तो वो फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी या तो टूट जाएगी। कभी वो एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में गति कर सकती हैं और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण कर सकती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्ष से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास इसी गतियों से प्रभावित हुआ है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। ये बताना है आपको। ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है जो एनसीईआरटी से उसने उठा कर पेस्ट कर दिया था, और आप लोग ढूंढते रहते हैं कि महेश वर्मवाल पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कहीं से कुछ नहीं आने जाना। वो सब इन कॉपी चेप के बनाए हुए होते। ढंग से एनसीईआरटी पढ़िए एक बार, उसके बाद कोई एडवांस बुक पढ़िए तो कोई मायने रखता है, नहीं तो वो सारे बुक फैक्ट से भरे होते हैं, ओके। समझ में नहीं आएगा तो फैक्ट कितना रटेंगे आप। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। अब देखिए दरअसल में हुआ क्या। शुरुआत में पूरा पृथ्वी जितना भी आपको स्थल मंडल दिख रहा है वो सब एक ही जगह इकट्ठा थे। बाकी पूरा पृथ्वी पर क्या था? जलमंडल था और स्थल मंडल सारा एक ही जगह इकट्ठा थे। इनके बीच में टेथिस सागर था, जिसमें धीरे धीरे गाद बढ़ने की वजह से ये टूट गए। प्लेटों के परिसंचरण के कारण से टूट गए। नीचे था गोंडवाना, ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहा जाता था। अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना कहा जाता था। गोंडवाना में से बहुत सारे देश निकले जो आपको विषुवत के दक्षिण में सामान्य तौर पर देखते हैं। भारत को छोड़कर ये सारे के सारे गोंडवाना में है, क्योंकि भारत पहले अफ्रीका के मेडागास्कर के पास में टिका हुआ था। प्लेटों के संचरण के कारण से चलते चलते कहाँ पर आ गया? तो वर्तमान के यूरेशियाई प्लेट से आकर टकरा गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी गोंडवाना का ही भाग है। देखिए दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब के सब किसके भाग हैं? तो सब के सब भाग थे किसके? तो गोंडवाना लैंड के, ओके। संवहनीय धाराओं ने भूपटपटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान, जब 2 प्लेटें टकरा रही, एक बड़ा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। अब इसमें पहले समुद्र था, जैसे जैसे ये पास आ रहे समुद्र क्या होगा? पानी यहाँ से हटता जाएगा, लेकिन इस बीच में गाद तो है ही, मिट्टी तो है ही पूरा भरा हुआ। ये दोनों प्लेटें टकरा रही हैं तो ये मिट्टी क्या होगा? बीच में दबेगा, दबने से क्या हो जाएगा? ये ऊपर उठती चली जाएंगी ये मिट्टी। उसी मिट्टी से क्या बना है? हिमालय का निर्माण हुआ है। इसलिए हिमालय में कई सारे ऊपर के जगहों पर आपको खारे पानी जो दिखते हैं वो वही वाले सॉल्ट हैं जो आज तक उन पानियों को खारा कर देते जो उनमें मौजूद होती हैं। वो उसी समय का टेथिस सागर के वो सॉल्ट आज भी उसमें जमा है। तो जब वहाँ पर हिमनद से पिघल के जल आती हैं उसमें, तो वो आज भी खारा का खारा ही कर देती हैं उसको।
और चूंकि वहाँ पर गर्मी भी कम पड़ता है इसलिए हीट भी कम होता है, इसके कारण वाष्प उत्सर्जन भी नहीं होता, वहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होता। तो वाष्पीकरण नहीं होने के कारण से उनका खारापन बना ही रहता है। इसलिए हिमालय में कभी आपने सोचा कि पोंगैंगसो जो लेक है जहाँ पर भारत चीन का विवाद भी होता रहता है, हिमालय में कहाँ से खारा पानी का लेक आ गया? कभी आपने सोचा नहीं होगा, आज आपको पता चला होगा। तो हिमालय में खारे पानी के लेक इसी कारण से बने। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तो सिखा रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ। उत्तर दिशा की होने प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। टेथिस भू अभिनेति के अवसादी चट्टान वलित होकर, मतलब वलित का मतलब होता है मुड़ा हुआ, फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया और ये हिमालय का नाम दे दिया गया। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। अभी मैंने समझाया आपको, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। बीच में क्या था? तो टेथिस सागर, ओके। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों का अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। चिंता मत कीजिए, भाग नहीं रहा, अब सब कुछ समझाऊंगा मैं। क्या हुआ भाई, ये देखो क्या हुआ। ये है यूरेशियाई प्लेट, ये है भारतीय प्लेट, दोनों प्लेटें टकराई। बीच में क्या हुआ? बीच में मुड़ गई। जरा इमेजिन कीजिए, दोनों प्लेटें टकराई, हिमालय का निर्माण हो गया यहाँ पर। उसके बाद बीच में बहुत बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब हिमालय से बहने वाली नदियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं? अपने साथ बहुत सारा गाद ला रही हैं और सारे के सारे ऐसे बहेंगी। प्रायद्वीपीय भारत से भी जो नदियाँ बह रही वो भी ऐसे बहेंगी। सारी की सारी नदियाँ अपना अपना गाद किस में गिरा रही हैं? तो ये जो बीच में गड्ढा बन गया था हिमालय के बीच में, हिमालय और भारतीय प्लेट के बीच में जो गड्ढा बन गया था बहुत ही विशाल, इस गड्ढा को ये सारी नदियाँ क्या कर रही? अपने अपने जो अवसाद हैं उससे भर रही हैं। अवसादों से भरते 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 पूरा ये हिमालय के आसपास में एक बड़ा सा सपाट मैदान का हजारों वर्षों में निर्माण हुआ, जो आज सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप एक शहर में बैठकर मोबाइल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं। उस मैदान को बनने में हजारों साल लगे हैं। ये सारी नदियों का कमाल है, जिन्होंने हिमालय पर्वत से गाद को ला ला कर इस प्लेट को भर दिया। अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके नीचे 2 से 3 किलोमीटर तक ज़मीन खोदेंगे, तब जाके वहाँ पर आपको चट्टानें दिखेंगी, तब जाकर आपको वहाँ पर ठोस सतह दिखेगा, वरना मिट्टी का आपको ढेर दिखेगा 2 से 3 किलोमीटर तक। कितना? 2 से 3 किलोमीटर तक। इसलिए नदियों के द्वारा बनाए गए ये मैदान है, जिसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। हिमालय पर्वत और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में गड्ढा बन गया बड़ा सा, और उस गड्ढे में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, न कि नीचे से बहने वाली नदियाँ, जैसे सोन जैसी नदियाँ आती हैं नीचे से आती हैं, इन सब ने उसमें गाद डाल डाल कर उसको क्या कर दिया? भर दिया। और वो पूरा गड्ढा 2 किलोमीटर भर गया हजारों लाखों वर्षों में। तब जाके किसका निर्माण हुआ? भारतीय मैदान का निर्माण हुआ, जो पाकिस्तान से लेकर पूरा बांग्लादेश तक में बड़ा हुआ है। जब भी मैं भारतीय मैदान बोलूँ तो कृपया करके उसको वर्तमान भारत का मैदान मत लीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पाकिस्तान के हिस्से को भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हम पढ़ते हैं। ओके, समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा था। बहुत देखिए, मेरे पास बोर्ड नहीं है, कैमरा नहीं है कि मैं आपको सामने समझाऊं। इस पर जितना हो सकता है मैं कर रहा हूं कोशिश। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर आप प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये जो अपना इलाका है, ये पृथ्वी का सबसे पुराना भाग है। ओके, इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। इस पर जनरली भूकंप नहीं आती है, लेकिन कभी कभार अब हाल में भूकंप आए हैं, तो इसी को बोला जाता है कि प्रकृति जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हिमालय और उत्तरी मैदान पर बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय अभी भी बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, धीरे धीरे नेपाल सिकुड़ रहा है, भारत नेपाल की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, हिमालय की ऊंचाई और बढ़ रही है। उसके का ऊंचाई बढ़ने से क्या हो रहा है, भूकंप बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय प्लेट जो है ना, ये अभी भी यूरेशियाई प्लेटों की तरफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ओके, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला की युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब वही कि जो नदियां हैं वो सारे गाद लेकर आई और इसमें उन्होंने भर दिया, इसी को जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है।
पाठार अग्नि तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी और चोटी घाटियों से बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ें। मुख्य भौगोलिक वितरण देखिए, यही है वो ये क्या है पूरा, तो ये है आपका हिमालय का रेंज, जिसमें ये लद्दाख, जास्कर, उसके बाद से पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल, इसी प्रकार से सेनी है यहाँ पर। लद्दाख और जास्कर के बीच से देखिए सिंधु नदी ये बह रही है, गौर्ज बनाकर सिंधु नदी बह रही है। ये काराकोरम लद्दाख जास्कर होता है। ये किसका भाग है, तो ये वृहद हिमालय का भाग है। वृहद हिमालय का निर्माण वर्तमान हिमालय से भी पहले हुआ था। जब भारतीय प्लेट सबसे पहली बार यूरेशियाई प्लेट से टकराई होंगी ना, तब जाके वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। जो जो भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ती गई, तो उसके हजारों वर्षों के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ। ओके, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी भारत भौगोलिक आकृतियां हैं, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। ये सारे के सारे जब तक मैं आपको दिखाऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। पहला भारत का भूभाग हो गया ये, दूसरा हो गया ये मरुस्थल, तीसरा हो गया ये मैदान, चौथा हो गया ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो, उसके बाद से पांचवा छठा ये छोटे छोटे द्वीप समूह जो हैं ये सब हो गए। ओके, हिमालय पर्वत, अब पहला कौन सा है इनमें से प्रायद्वीपीय अपने भारत में, हिमालय पर्वत है। अब हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वरिष्ठ पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व देशों में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। औसम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अगर हम लोग इसका पूरब से पश्चिम की तरफ में विस्तार देखेंगे तो लगभग में 2400 किलोमीटर है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, पूरब से पश्चिम के विस्तार के मामले हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन बाकी जो बड़े बलित पर्वत दिखेंगे आप, जैसे एंडीज दिखेगा आपको दक्षिणी अमेरिका में और रॉकीज दिखेगा उत्तर अमेरिका में, ये दोनों उत्तर से दक्षिण की तरफ में फैले हुए हैं। उत्तर के दक्षिण की तरफ में एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और पूरब से पश्चिम की तरफ में देखेंगे तो हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, देखिए क्या है, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। देखिए एक तरह से अर्धवृत्त दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा हिमालय, इस तरह से अर्धवृत्त है ना। अगला क्या है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। देखिए अब चौड़ाई की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, जबकि अरुणाचल में देखिए आपको बहुत ही कम चौड़ाई दिखेगा इसका। ये नेपाल में भी है, ये चीन में भी है, ये इधर के भी बहुत सारे बड़े देशों में है, उसके बाद से भारत में भी है बहुत सारे, उसके बाद से यहाँ पर भूटान है छोटा सा देश, उसमें भी हिमालय का विस्तार है, बहुत सारे देशों में विस्तार है। पश्चिमी देखिए पूरा भारत का भूभाग दिया हुआ है। ये क्या है, अलग अलग पहाड़ हैं जो आपको देखना चाहिए। विंध्य श्रेणी है, सतपुरा है, महादेव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक पहाड़ी, उसके बाद ये पूरी की पूरी पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट में देखिए आपको एक जैसा नहीं दिखेगा, कटा छटा दिखेगा, यहाँ पहाड़ यहाँ पहाड़। यहाँ पर दो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो इन्होंने इस पूर्वी घाट के पहाड़ी श्रृंखला को काट कर समतल मैदान बना दिया है और यहाँ पर अब खेती होती है। लेकिन यहाँ पर खेती संभव नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पूर्वी नहीं पश्चिमी घाट है जो ऊंचे ऊंचे पठारी प्रदेश हैं। ये तटीय मैदान है, ये जो पतली संकरी सी श्रृंखला देख रही है ये तटीय मैदान है। तटीय मैदान कहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, तो पूर्वी घाट में ज़्यादा चौड़ा है, पश्चिमी घाट में तटीय मैदान कम चौड़ा है। पश्चिमी घाट जो गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक फैली हुई है। पूर्वी घाट जो है ये पश्चिम बंगाल के बाद से लेकर और कहाँ तक फैली हुई, तमिलनाडु तक। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी के पहाड़ी के पास मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलते हैं। नीलगिरी के पास 3 राज्य मिलते हैं नीलगिरी के पास। कौन कौन से, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का भी ट्राई जंक्शन है नीलगिरी पहाड़ी के पास। ठीक है, नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, उससे ऊपर माही, नर्मदा, तापी, और यहाँ पर 1-2 छोटी नदियाँ आपको दिखेंगी, वरना पश्चिमी घाट में ज़्यादा नदियाँ अरब सागर की ओर नहीं गिरती हैं। ये नदियों का क्रम भी उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है कई बार इस पर जो बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं स्थित, बंदरगाह स्थित है, तो बंदरगाहों के भी उत्तर दक्षिण लगाने के लिए बोल दिया जाता है। तो कृपया करके इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। अपने पूर्वी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जैसे हिमालय है पूरा, तो ये क्या कहलाएगा, आंतरिक हिमालय या महान हिमालय कहलाएगा। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, जिसमें ये सारे के सारे शिखर देख सकते हैं, सबकी हाइट 7500 से ज़्यादा है।
आप समझ रहे हैं इसका मतलब? 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा एवरेज हाइट है हिमालय में, बहुत ऊंची श्रृंखला है ये। 7.5 किलोमीटर ऊपर तक ऊपर जाते रहेंगे तब जाके आप पहुंचेंगे हिमालय किसी चोटी पर। वो सारे के सारे हैं ये, देख इसीलिए कितने सारे हैं ये। और क्या है, तो इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं, ये शिखर हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा कई बार। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है ना कि हमेशा ही ये क्या रहता है, बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिम नदियों और दर्रों के नाम जरा देखिए। भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। धौलागिरी नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कामेट कहाँ पर है? नामचा बरुआ कहाँ पर है? गुरुला मंदाथा कहाँ पर है? नेपाल में है। आप सबको एक बार क्रम में लगाकर देख लीजिएगा। अगला क्या है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर ही है इसकी। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। महाभारत श्रृंखलाएं आपको नेपाल के पास में मिलेंगी। धौलाधर का विस्तार जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक होता है पूरा, और आपको पीर पंजाल की श्रृंखला जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां अवस्थित हैं। घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा समतल का इलाका हो जाता है, उसी को घाटियां कह दी जाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह होती है, स्वास्थ्यवर्धक जगह होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस तरह के जगह पर रहने से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। कई सारे पर्यटक विदेश से और भारत से भी कई सारे अमीर पर्यटक, आपके पास, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं होगा, जो यहाँ पर जाकर रहते हैं और वो क्या करते हैं, फिर यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए रहते हैं। 2-3 महीना रहते हैं तो उनका हेल्थ सही हो जाता है ना, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, जिसमें कुल्लू, कांगड़ा, श्रीनगर ये सब शहर आते हैं। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो बिहार में भी विस्तार है, जिसका सोमेश्वर श्रेणी वगैरह सबसे नीचे की श्रृंखला। इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखिए, उन राज्यों के नाम लिखे जहाँ ये स्थित हैं। जो शिवालिक है इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय के श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी या जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। जो शिवालिक की घाटियां दिखेंगी आपको, उसमें बजरी खूब दिखेगा। बजरी का मतलब छोटे छोटे आकार के बहुत सारे पत्थर दिखेंगे आपको। ओके, निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। निम्न हिमाचल जो आपने पढ़ा, बीच वाला हिमालय, और नीचे शिवालिक, इसके बीच की जो घाटी होती है इसको दून कहा जाता है। जैसे कोटदून, देहरादून, कोटदून वो आपका बंगाल के पास में हो गया एक जगह, देहरादून, ये सब क्या है, दून का इलाका कहलाता है, दून। ठीक है, ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित घाटियाँ होती हैं। समतल मैदान का इलाका होता है, इसमें शहर बसते हैं, इसमें लोग बसते हैं यहाँ पर। ओके, अगला क्या है, कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ये सब दून क्या होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है रहने के लिए। जो देहरादून शहर का नाम आप सुनते हो वो दून में ही आता है। ओके, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों का आधार पर भी विभाजित किया जाता है। अब पश्चिम से पूर्व में, ये हमने हिमालय को उत्तर से दक्षिण विभाजित किया है, अब हम पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में भी विभाजित करेंगे इसको नदियों का आधार पर। सिडनी बुराड का जो डिवीजन है वो नदियों का आधार पर है। ओके, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम, इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा फोटो में ही दिखाऊंगा तभी जाके अच्छे समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला कौन सा है, सिंधु नदी यहाँ पर बह रही, इससे सतलज नदी यहाँ पर बह रही, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, पंजाब। सतलज से काली नदी के बीच के इलाके को कहा जाता है कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ये हो गया पंजाब हिमालय। अब काली से तीस्ता के बीच के जो भाग है इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। अब तीस्ता से यहाँ जो दिहांग नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो यहाँ पर प्रवेश करती है, उसके बीच के इलाके को कहा जाता है असम हिमालय।
सिडनी बुराड का था ये। असम हिमालय नदियों का आधार पर हमने बांटा। अब इन सभी हिमालयों की खासियत अलग अलग है। जैसे पंजाब हिमालय की चौड़ाई आपको ज़्यादा दिखेगी, वहीं पर नेपाल हिमालय और जो कुमाऊं हिमालय है इसमें ऊंचे हाइट वाले आपको हिमालय के श्रेणियाँ दिखेंगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग हिमालय हैं जो आपको वर्गीकरण ध्यान में रहना चाहिए नदियों का आधार पर। पूर्व से पश्चिम में पहले हमने ये किया, उत्तर से दक्षिण हमने किया, जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी हमने पढ़ा, फिर मैंने आपको पूर्व से पश्चिम भी नदियों का आधार पर बता दिया। सारा का सारा पता चल गया होगा। इसमें तो कुछ खास ऐसा था नहीं कि जिसको लेकर आप टेंशन लें। और देखिए अगले क्या लिखा हुआ है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय का असम हिमालय कहा जाता है। हिमालय को क्षेत्रीय नाम का पता कीजिएगा बैठकर। हिमालय को क्षेत्रीय नाम में, जैसे एवरेस्ट का नाम है सागर माथा, सागर माथा। ये नेपाल में एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखट गौर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा तक फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थर अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगल से ढकी है, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकई, बूम की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी नागालैंड में, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर में। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं। किसकी बात कर रहा है? तो ये इसकी बात कर रहा है। किसका? ये वाला हिमालय। ये देखिए तीखा मोड़ ले लिया, इसको पिन वाला मोड़ भी कहते हैं। जैसे पिन आपने देखा होगा, तो पिन में भी इसी तरह का मोड़ रहता है ना। यहाँ से मोड़ ले लिया। अब ये कहाँ तक जाती है? अब आपको थोड़ा सा शौक देता हूँ मैं। कहाँ तक जाती है? ये जाती है अराकान योमा की श्रेणी बनाते बनाते ये पूरा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ये हिमालय का ही भाग है। जो द्वीप समूह है हिमालय का ही विस्तार है अराकान योमा। मैंने कितनी बार बताया कि अरब बंगाल की खाड़ी से सारा पानी हटा देंगे तो यहाँ पर भी आपको पहाड़ी श्रृंखला ही दिखेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ समझा दिया मैंने। हाँ, अगला ये रहा उत्तर का मैदान। दूसरा क्या था? उत्तर का मैदान पढ़ना था। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन दोनी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से आगे क्या लिखा होगा? यहाँ पर होगा 320 किलोमीटर चौड़ा है। जो मैदानी भाग है वो 240 से 320 किलोमीटर के बीच में चौड़ा है। और चूंकि मैदानी भागों में भोजन की उपलब्धता होती है, पानी की उपलब्धता होती है, ज़मीन खोदकर कृषि आसानी से हो सकती है, घर भी आसानी से बन सकता है, इसलिए यहाँ पर दुनिया की सबसे सघन आबादी निवास करती है उत्तर भारत के मैदान में, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर आधी दुनिया जोत देंगे। इतना बड़ा हमारा क्या है? आबादी है उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर। 40 करोड़ से ज़्यादा, 40 करोड़ से थोड़ा सा ही कम होते होंगे हम लग रहा है, दोनों राज्य मिलाकर, है ना। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक इलाका है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएँ कहा जाता है। ये नदियां जब नीचे आती हैं तो बहुत सारी धाराओं में बंट जाती हैं, इनको वितरका कहा जाता है। अब दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का प्रदेश। पंजाब में 5 आब है, इसीलिए उसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है, 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच तथा आब, यानी कि 5 पानी का प्रदेश पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। इमेजिन कीजिए उत्तरी का मैदान है, इसका पश्चिम का भाग पंजाब। जब मैं बोलूँ तो पाकिस्तान को भी लपेटे में ले लेना है, क्योंकि उसका जो पंजाब का इलाका उसकी भी चर्चा हो रही है यहाँ पर। अभी हम भारत को राजनीतिक तौर पर बांट कर नहीं देख रहे हैं, अभी हम भारत का फिजिकल मैप पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल मैप में सब शामिल होता है। पंजाब जब भी मैं बोलूँ तो किसको भी लपेटना है? पाकिस्तान के पंजाब को, लाहौर को भी लपेट लेना है। ओके, अगला क्या है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। पंजाब में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ रावी, चेनाब, सतलज, ये सब, ब्यास, ये सब दिखेगा आपको। ओके,
बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है इसका। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। आपको इन सभी नदियों का क्रम याद में होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण में कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही हैं, क्या क्रम है इसका, क्या कहाँ इसका मुहाना है। तो मैक्सिमम नदियों का मुहाना कहाँ पर हो जाता है, तो सबके सब सिंधु नदी में ही मिल जाते हैं जात के अंत में। लेकिन बिंथानकोट पाकिस्तान के पास आपने सुना होगा, लेकिन सबका निकलती कहाँ से है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। स्रोत, मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच में है। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। किसके, तो गंगा के। यहाँ पर पूर्व में होगा, पूर्व में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसको उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। नदियां पर्वत से नीचे उतरते ही शिवालिक की ढाल 8 से 16 किलोमीटर। अब उत्तर का मैदान है, ऊपर से हमने शुरू किया है। ये हो गया शिवालिक की ढाल, इसके बाद से आएगा भावर, फिर तराई, फिर उसके बाद का नीचे का इलाका आएगा। पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती, इसे भावर कहा जाता है। गुटिका का मतलब बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर पाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाएंगे। ये इलाका बंजर होता है, यहाँ पर पानी का भाव सामान्य तौर पर पाया जाता है शिवालिक के क्षेत्रों में। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, पानी नहीं दिखेगा, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, नीचे से बहने लग जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है। जैसे ही भावर खत्म होगा तो जमीन से यहाँ पर निकल के आ जाती हैं सारी पाने। कितना अद्भुत दिखता होगा, जिसको तराई का प्रदेश कहते हैं। तराई के प्रदेशों में पानी की अधिकता के कारण यहाँ पर खूब सारे वनों का विकास हुआ है, और वनों के विकास के कारण यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क और आपको वाइल्ड लाइफ रिजर्व दिखेंगे, जिसका उदाहरण आपको मिल सकता है उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व मिल सकता है, जिम कॉर्बेट मिल सकता है। बिहार में आपको वैशाली का मिल सकता है इलाका, जो बिहार में आपने सुना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सॉरी वैशाली मैंने बोल दिया, वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश का दुधवा, ये सब के सब किस में है, तो तराई प्रदेशों में है। ये चीज़ ठीक है। अब सुनिए, तराई में चूंकि पानी ज़्यादा होता है इसलिए मच्छर के प्रकोप बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मच्छर जनित बीमारी भी खूब सारे फैलते हैं, लेकिन कृषि भी खूब होता है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ें। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं नदियां पुनः निकल आती हैं। नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण कर जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य पानियों से भरे घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। दुधवा कहाँ पर है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र में। बिहार में कौन सा, वाल्मीकि। उत्तराखंड में कौन सा, जिम कॉर्बेट और राजाजी। ये सब के सब आपको उसी भाग में दिखेंगे। ओके, उत्तर के मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वो जलोढ़ जो नदियों ने हजारों सालों में भरे, वो वाला जलोढ़ सबसे पुराना है। वे नदियों के बाहर वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। वेदिकाएं जैसे आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर कहा जाता है। इस क्षेत्र के मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाहर वाले मैदान के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो हर साल नदियाँ नए नए निक्षेप का मतलब है मिट्टी लाती हैं बहाकर, बस उसको खादर कह देती है। अब जो बहुत साल पहले, मतलब 2-4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, जो हजारों साल से निक्षेप ला कर भरी जा चुके, उसको बांगर कहा जाता है। पुराने निक्षेप है वो। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। जहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ आते वो सारे के सारे उपजाऊ इलाके होते हैं। अब चलते हैं अगला भूभाग भारत का, वह प्रायद्वीपीय पठार। अब पठार हैं तो वहाँ पर नदियाँ बहेंगी। तो जैसे मैदान में नदियाँ बह रही हैं तो वहाँ पर आपको क्या नहीं दिखेगा, झरना नहीं दिखेगा, जो जल प्रपात होते वो नहीं दिखेगा आपको। लेकिन पाठार में चूंकि उबड़ खाबड़ भू आकृति होती है, इसलिए पानी कई बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ती हैं, नीचे से ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि इसका इलाका, तो जल प्रपात वगैरह आपको दक्षिण भारत में इसीलिए दिखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बने हैं। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ आपको मिलेंगी एवं गोलाकार पहाड़ी मिलेंगी। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। एक है मध्य का उच्च भूमि और दक्कन का पठार। 2 भाग में बांटा है हमने दक्षिण के पठार को। नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे, जीवन फिर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए नर्मदा नदी बह रही है। कहाँ गई नर्मदा, ये रही,
ये रही नर्मदा नदी। ये जो आपको इलाका पूरा पूरा दिख रहा है ना, ये इलाका ये क्या कहलाता है? ये मध्य उच्च भूमि कहलाता है, जिसमें विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ मुख्य रूप से शामिल होती है। ये क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। बीच में नर्मदा नदी बह रही है, ये मध्य उच्च भूमि हो गया, जिसमें मालवा का पठार वगैरह शामिल है। ये मध्य उच्च भूमि हो गया, मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और ये दक्कन का पठार हो गया। दो भागों में इसको बांट दिया। अब तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे मध्य उच्च भूमि किसको कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, देखते कहाँ गया। ये रहा। अगला क्या है कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी हुई है। दिख गया आपको, ऊपर में अरावली था, नीचे में विंध्य श्रृंखला था। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, ये तो मध्य उच्च भूमि है, इसी में आपको चंबल, सिंध, बेतवा ये सब नदियां मिलेंगी। केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ में बहती हैं। इस प्रकार ये इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि आप फोटो में देखते जाइएगा, पश्चिम में चौड़ी दिखेगी आपको, इधर चौड़ाई दिखेगा, जबकि इधर झारखंड की तरफ में बढ़ते बढ़ते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी अपवाही द्वारा छोटा नागपुर को दर्शाता है। छोटा नागपुर जब सबसे पूर्व में चले जाएंगे, मध्य उच्च भूमि का सबसे पूर्वी इलाका ये मध्य उच्च भूमि है। ये भारत का मैदान है। ये दक्षिण का पठार है जिसको दक्कन कहा जाता है। ये मध्य उच्च भूमि के सबसे पूर्वी भाग में आपको नागपुर, छोटा नागपुर का पठार दिखेगा। सबसे पश्चिम में आपको राजस्थान का इलाका दिखेगा। यही तो बोल रहा है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, यही तो बोल रहा था इसमें। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अब हम पठार के दूसरे भूभाग पर पहुंचे, जिसको दक्षिण का पठार कहा जाता है। जैसे अगर आप दक्षिण भारत का मैदान देखेंगे तो उसमें दक्षिण का पठार इस प्रकार से है, इसीलिए इसको त्रिकोण कहा जाता है। त्रिभुजाकार दिखेगा आपको दक्कन का पठार। ओके, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या था? मध्य की उच्च भूमि। दक्षिण में क्या है? दक्षिण का पठार। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर पहाड़ी और मैकाले श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। फिजिकल मैप लेकर पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचाई है इसकी ज़्यादा, और इधर की तरफ में इसका ढाल कम होता जाता है। अब देखिए आगे इसका एक और चीज़, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट भारत में, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं। अब ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आया, एक बार दिखा देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। क्या है वो? तो वो है ये देखिए, अभी इसको पढ़ रहे हैं हम। ये दक्षिण का पठार है। ये यहाँ से नीचे से इस पहाड़ी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मालदा गैप के द्वारा गंगा नदी और बाकी नदियों ने इस पठार को निक्षेपित करके ज़मीन में अंदर कर दिया है, गायब कर दिया है। इसके ऊपर बहुत सारे गाद जम गए हैं, वरना अगर आप यहाँ पर खोदेंगे नीचे पठार दिखेगा आपको। ये जो उत्तर पश्चिम का, उत्तर पूर्वी भारत का इलाका है, गारो, खासी, जैंतिया, मेघालय का पठार, ये इसी पठार के भूभाग हैं। इसी पठार से जुड़ा हुआ इलाका है, इसी पठार से जुड़ा हुआ इलाका है ये पूरा पूरा। यहाँ पर मालदा गैप या इसको गारो गैप कहा जाता है, गारो गैप। ओके, आगे बढ़ जाएं। इसको गारो गैप या मालदा गैप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिण के पठार पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी व पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समानांतर स्थित है। ये सतत है। सतत का मतलब ऊपर से नीचे एक ही जैसा है, बीच में टूटा फूटा नहीं है। पश्चिमी घाट केवल दर्रों के द्वारा इसे पार किया जा सकता है। भारत भौतिक मानचित्र में थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा की स्थिति ज्ञान करेंगे। और आप मुझे ये बताएंगे कि थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, भोर घाट किस शहर को जोड़ता है, और पाल घाट किस शहर को जोड़ता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। पश्चिमीपश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है ये पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा है। पूर्वी घाट सतत भी नहीं है, बीच में कटा फटा है ये। ओके, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब कि बीच में टूटा फूटा है, थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ है पूर्वी घाट में, बाकी नदियाँ बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिम घाट जो इलाका है यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। जब मानसून आती टकराती, यहाँ पर खूब ज़्यादा वर्षा होती है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर है, जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आप इस चीज़ को सीरियसली पढ़ेंगे, मुझे पता है। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने के कारण होती है। लेकिन पश्चिमी घाट में एक और चीज़ देखने को मिलता है। क्या? पर्वतीय वर्षा यहाँ तो हो जाती है, तो पहाड़ है जैसे बीच में, तो सारी वर्षा इधर ही हो गई।
ठीक है। पश्चिमी घाट के ठीक पीछे का इलाका जो है सूखा इलाका होता है। जैसे महाराष्ट्र का आपने सुना होगा लातूर का इलाका जहाँ पर आए दिन सूखा पड़ता रहता है, वो क्या है, तो वो आपका पृष्ठीय प्रदेश में पड़ता है, पर्वत के पृष्ठीय प्रदेश है, पीछे के भाग में, जिसमें पर्वत के पहले वाले भाग में तो सारी वर्षा हो जाती है, पीछे वर्षा का जल नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए जल विभाजक का काम भी करती है ये। पश्चिमी घाट के ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने के ऊपर उठने के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट में ज्यों ज्यों आप उत्तर से दक्षिण की तरफ में जाएंगे तो इसकी दक्षिणतम जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी में यहाँ पर अन्नाईमुडी वगैरह आती हैं। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे अन्नाईमुडी तथा डोडाबेट्टा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। कई बार इसको बदला भी जाता है, लेकिन महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है उसको माना जाता है सामान्य तौर पर सबसे ऊंची चोटी 1500 मीटर। वैसे आंध्र प्रदेश का एक चोटी है जिसको आजकल ऊंची चोटी का नाम दिया गया है, करंट में उसका नाम देख लीजिएगा एक बार। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम सेवराय और जावेरी के पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी घाट की अगर हम लोग बात करें तो जावेदी और सेवराय जैसी पहाड़ी यहाँ पर दिखेंगी आपको। उड़न मंगलम ये ऊटी का नाम है जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ीय नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। सारे के सारे घूमने की जगह है। उड़न मंगलम, आज तक आपने ऊटी ऊटी नाम सुना होगा, उड़न मंगलम का नाम नहीं सुना होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है दक्षिण भारत में घूमने वाला। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसे सैल अग्नेय है। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। बहुत अधिक अपर्दित व खंडित पहाड़ी है अरावली। ये गुजरात से लेकर दिल्ली के दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। अरावली कहाँ से कहाँ तक, तो गुजरात से लेकर कहाँ तक आ जाती है, ये दिल्ली में जगह है कश्मीरी गेट के पास में मजनू का टीला, वहाँ तक अरावली की पर्वत श्रृंखला आपको फैली हुई दिखेगी। मजनू का टीला तक, कहाँ से कहाँ तक, तो बिल्कुल गुजरात से आते जाइए माउंट आबू पूरा लेकर कहाँ तक, तो मजनू का टीला तक। ओके, मजनू का टीला नाम बड़ा अच्छा है ना। भारतीय मरुस्थल को अब देख लेते हैं जरा। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। बालू के टिब्बों से ढका एक तारांकित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर, तो अरावली के पश्चिम के इलाकों में। अरावली के कारण ही इधर वर्षा नहीं होती है। ओके, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो लूनी नदी है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। का क्षेत्र बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है विस्तृत, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान के सीमा के समीप प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। लंबवत जो टीले होते हैं, जो लंबवत का मतलब इस प्रकार से पूरा का पूरा बालू का टीला दिखेगा आपको, बहुत ऊंचाई तक बालू दिखेगा, है ना, तो वो भारत पाकिस्तान के सीमा के पास में पाए जाते हैं, जो कि सही भी है। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर जाइएगा कभी घूमने, गर्मी में जाइएगा तब जाकर थोड़ा सा एडवेंचर आएगा जीवन में, है ना, तब वहाँ पर देखिएगा 50 डिग्री सेल्सियस में क्या, तो बरखान। लेकिन वहाँ पर गर्मी में रात को एक चादर ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी होती है। तो दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा और रात को 20 डिग्री से कम टेम्परेचर मिल सकता है वहाँ पर। ओके, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय भारत के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टी को विस्तार है। जैसे अभी मैंने बताया पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो ये जो पतला सा आपको हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या कहा है, तटीय मैदान। ओके, यह पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसी मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई और गोवा का जो तट है उसको कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट मसालों के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तर भाग में से उत्तरी सरकार, उड़ीसा और बंगाल के पास क्या कहा जाता है, मैदानी भाग को, तटीय भाग को उत्तरी सरकार का तट, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल का तट। बड़ी नदियां जैसे महानदी और पूर्वी घाट के इलाकों में आपको कौन कौन सी बड़ी नदियां दिखेंगी, तो महानदी आपको दिखेगा उड़ीसा में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां कहाँ दिखेंगी, पूर्वी घाट में आपको। और विशाल डेल्टा का बनाती है। देखिए पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होती हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, पूर्वी घाट की नदियाँ जो होती है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भू लक्षण है। मतलब कि चिल्का झील आपको पूर्वी तट पर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से जो लेगून है उनमें से एक है ये। ओके,
चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और लैगून बहुत बड़ा सा एरिया है। ये इकोलॉजी की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव जगह माना जाता है। ओके, अब भारत का द्वीप समूह है। आप पहले से ही देख चुके हैं, भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। भारत के 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? तो चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह छोटे समूह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लका द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप का समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ यह एक पक्षी अभयारण्य है। पिटली द्वीप जो है ये क्या है, तो एक बर्ड सेंचुरी के तौर पर जाना जाता है इसको। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की तरफ में फैले द्वीप अंडमान निकोबार को आप देख ही सकते हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल से बिखरे हुए हैं। यह द्वीप बहुत ही समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। अंडमान ही फिर अलग अलग भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इस प्रकार से। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, जो आराकान योमा में बार बार जिक्र करता हूँ, तो पर्वत के ही डूबे हुए शिखर हैं ये। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी कि यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यहाँ बहुत सारे पुराने जनजातियाँ भी रहती हैं आज भी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। आज भी उस ज्वालामुखी से आग और धुआं निकलता रहता है, सक्रिय है वो। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग के विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। प्राचीन सभ्यताओं को विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिकरण विशेष भूमिका निभाती है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं हमें प्रदान करती है। सभी के सभी आकृतियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी के सभी जो भौगोलिक जगह है वो सब के सब महत्वपूर्ण हैं। अब इन सवालों को जरा लिखिएगा। 52 मिनट का लेक्चर हो गया। मैंने सोचा था जल्दी खत्म हो जाएगा वो, लेकिन काफ़ी बड़ा था, इसलिए एक ही हो पाया। अगले वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन जल्द ही अगला वीडियो आपको मिलेगा। संडे नहीं होगा, वीक वे डे में ही मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी इन सवालों को आप लिखेंगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।